ठीक है। तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल, आज का विषय काफी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। मतलब जरा कल्पना कीजिए कि किसी ने मधुमक्खियों के एक बहुत बड़े छत्ते में एक भारी सा पत्थर दे मारा हो। जो कि कोई समझदार इंसान तो नहीं ही करेगा। एकदम सही बात है। अब आमतौर पे क्या होता है, मधुमक्खियां तुरंत बाहर निकलेंगी, गुस्सा होंगी और उस पत्थर मारने वाले को डंक मारना शुरू कर देंगे, है ना? बात खत्म। हाँ, एक नॉर्मल और प्राकृतिक रिएक्शन तो यही होना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर वो मधुमक्खियां डंक मारने के बजाय आराम से बैठ जाएं, अपने फोन निकालें, इंटरनेट खोलकर उस पत्थर मारने वाले पर मीम्स बनाना शुरू कर दें। अरे बाप रे। हाँ, और बातों ही बातों में अपने शहर के खराब ट्रैफिक की भी शिकायत करने लगे। मतलब सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है ना? बिल्कुल, ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लग रहा है। लेकिन अप्रैल 2026 में जो हुआ, वो बिल्कुल ऐसा ही था। हम आज जिस घटना को खंगाल रहे हैं, जिसके बारे में डेमोक्रेसी फॉर नेपाल नाम के एक ब्लॉग पोस्ट में बहुत विस्तार से लिखा गया है, वो घटना कुछ ऐसे ही थी। हाँ, वो ब्लॉग पोस्ट बहुत ही बारीकी से लिखा गया उसे। बिल्कुल। तो हुआ ये कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारत और चीन दोनों को हेल होल यानी सीधे सीधे नर्क कह दिया। और मजे की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई पूर्व राष्ट्रपति ऐसा कुछ कहता है तो उसे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकट माना जाता है। हाँ, मतलब लाल बत्तियां जलने लगनी चाहिए थी। एकदम। राजदूतों को बुलाया जाता है, कड़े शब्दों में निंदा होती है, ये सब होना चाहिए था। राइट। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो इंटरनेट पर एक अलग ही, जिसे ब्लॉग पोस्ट चरमदेशी तमाशा कहता है, वो शुरू हो गया। हाँ, कोई कूटनीतिक चिंता नहीं दिखी, कोई गंभीरता नहीं थी। वो रातों रात मीम्स, आत्म मजाक और एक बहुत ही अजीब सी सांस्कृतिक बहस में बदल गई। सही कहा। और यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है कि हमारा मकसद किसी नेता या उसके बयान को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम यहाँ कोई साइड्स नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। हम तो बस उस गजब की इंटरनेट संस्कृति को समझना चाहते हैं जो ऐसे मौकों पर उभर कर सामने आती है, एक तटस्थ नजरिए से। क्योंकि सच कहूं तो लोगों का जो रिएक्शन था ना, वो उस ओरिजिनल बयान से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। मैं तो वो सब देखकर हैरान थी। एकदम सही कहा आपने। कूटनीतिक हलकों में जिस चीज को एक रेड अलर्ट वाली स्थिति होना चाहिए था, वो इंटरनेट पर एक विशाल कॉमेडी शो बन गई। हाँ। और इस ब्लॉग पोस्ट में जिस पहले समूह का जिक्र है, उनका मनोविज्ञान समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो लोग थे जिन्होंने एक कमाल की, जिसे हम सिलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं, उसका प्रदर्शन किया। ओहो, वो सिलेक्टिव लिसनिंग वाला हिस्सा तो मेरा फेवरेट है। मतलब उन्होंने वो ही सुना जो वो सुनना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने बाकी सब कुछ इग्नोर कर दिया। हाँ। ब्लॉग पोस्ट में इसे लेकर एक बहुत ही मजेदार बात कही गई है। इस पहले समूह ने इस पूरे विवाद में एक ऐसा लेजर फोकस दिखाया जो आमतौर पर सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने वाले छात्रों में ही दिखता है। वो तुलना बहुत सटीक थी, है ना? ट्रंप का पूरा वाक्य क्या था, उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था यार। उन्होंने केवल एक हिस्सा सुना, चीन एक हेल होल है, बस। सिर्फ चीन वाला हिस्सा। हाँ, इतना सुनना था कि इंटरनेट पर वर्चुअल लड्डू बंटने लगे। कोई भी आम इंसान जब इसे देखेगा तो सोचेगा कि भाई क्या हो गया है, लोग तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे किसी ने बहुत बड़ा सच दुनिया के सामने रख दिया हो। और इस जश्न के चक्कर में वो वाक्य का वो हिस्सा पूरी तरह से भूल गए जहां भारत को भी ठीक उसी शब्द से नवाजा गया था। बिल्कुल। वो तो जैसे सुना ही नहीं। हाँ, लेखक ने इसकी तुलना बहुत ही खूबसूरती से एक खराब ईएमआई रिमाइंडर से की है। जैसे हम अक्सर बैंक के उस मैसेज को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं ना। हाँ, एकदम नोटिफिकेशन स्वाइप कर देते हैं। ठीक वैसे ही इस समूह ने भारत वाले हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उनके लिए हेलवोल शब्द मायने नहीं रखता था। तो क्या मायने रखता था? मायने ये रखता था कि चीन की बेइज्जती हुई है। ऐसा लग रहा था कि वो जो 5000 साल पुरानी सभ्यता की प्रतिद्वंदिता है ना, उसमें भारत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठाए जीत मिल गई है। बाप रे। लेकिन मुझे ये बात सच में खटक रही है। मतलब क्या ये लोग इतने भोले थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि उनके देश को भी वही कहा जा रहा है? भोले नहीं थे, वो बस अपनी जीत सेलिब्रेट करना चाहते थे। हाँ, पर रुकिए, ब्लॉग में एक दूसरे समूह का भी जिक्र है जो शायद मुझे लगता है वो इससे भी ज्यादा अजीब है। आप उस प्रबुद्ध वर्ग की बात कर रहे हैं? हाँ, ये वो प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने ट्रंप का पूरा बयान बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने ये भी सुना कि भारत को हेल होल कहा गया है, और उसके बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे, वो पहले समूह से ज्यादा खुश थे। उनका लॉजिक बिल्कुल अलग लेवल पर था। एकदम। उनका लॉजिक था, देखिए हम अब आधिकारिक तौर पर चीन की लीग में आ गए हैं। मतलब मुझे तो ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी यार।
ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। अजीब, ये तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा इस बात पर खुश हो रहा है कि उसे और क्लास के टॉपर को दोनों को टीचर ने एक साथ मुर्गा बना दिया है। इसमें सुपर पावर कंफर्म होने वाली फीलिंग कहाँ से आ गई? यही तो इंसानी दिमाग का सबसे दिलचस्प खेल है। जो बात ऊपर से बेतुकी लग रही है ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, दशकों से हमारी विदेश नीति और आम चर्चाओं में चीन एक बहुत बड़ा बेंचमार्क रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो हमने सुना ही है। हाँ, जो बाद में एक भयानक कड़वाहट में बदल गया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखिए, वो नारा एक नए और बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में वापस आ गया। लोगों के दिमाग में एक बात बैठी है कि अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सही बात है। अब अगर वो सबसे बड़ी ताकत आपको अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी चीन के बराबर तोल रही है, हाँ। तो इसका मतलब है कि आप भी अब ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। अच्छा, मतलब भले वो आपको गाली दे रहा है, लेकिन गाली उसी लेवल की दे रहा है जिस लेवल की वो चीन को देता है। एग्जैक्टली। तो ये एक अजीब सी वैलिडेशन हो गई, एक तरह की कंफर्मेशन। एकदम सही। इसे हम एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस या मनोवैज्ञानिक ढाल कह सकते हैं। क्या बात है। हाँ, और ब्लॉग के लेखक ने बड़ी चुटकी लेते हुए कल्पना की है कि शायद इस बयान के बाद शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री आपस में वीचार्ट या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे कि भाई, तूने भी सुना, हमें हिलहुल बोला। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही फनी इमेजिनेशन है ना? ये दिखाता है कि कैसे लोग किसी भी भारी जानकारी को तोड़ मरोड़ कर अपने राष्ट्रीय गौरव के एक अजीब संस्करण में फिट कर लेते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक शक्तिशाली देश के साथ एक ही ब्रैकेट में रखा जाना एक कूटनीतिक जीत की तरह महसूस होने लगा। बिल्कुल। ये तो सच में गजब की सोच है, लेकिन जाहिर है हर कोई इतना चिल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसका खून सच में खौल गया था। और फिर शुरू हुआ वो काम जिसमें इंटरनेट की जनता सबसे ज्यादा माहिर है, आक्रोश और सीधा जवाबी हमला, जिसे काउंटर रोस्ट कहते हैं। हाँ, ब्लॉग में बताया गया है कि इंटरनेट पर रातों रात मीम्स का ऐसा सैलाब आया जिसे देखकर लगा कि इन मीम्स की मैन्युफैक्चरिंग इसरो के रॉकेट से भी तेज गति से हो रही है। और उनके तर्क भी एकदम तैयार थे। बिल्कुल। लोग भारत की प्राचीन संस्कृति, योग, आयुर्वेद, मसालों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढाल बनाकर मैदान में उतर आए। और यहीं पर वो तीखा विरोधाभास सामने आता है जिस पर लेखक ने जोर दिया है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? देखिए, लोग इंटरनेट पर इस बात पर भड़के हुए थे कि ट्रंप को भारत की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं है। वो ट्विटर पर लंबे लंबे थ्रेड लिख रहे थे कि हमारा इतिहास कितना महान है। हाँ, वो सब तो चल ही रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये सारा आक्रोश किस वक्त व्यक्त कर रहे थे। शायद तब जब वो खुद किसी भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। ओह, ये तो बहुत ही आयरॉनिक है। हाँ, एक ऐसा ट्रैफिक जाम जो लॉस एंजल्स की सड़कों को भी किसी खाली हाईवे जैसा महसूस करा दे। और शायद उनके आसपास गाड़ियों के हॉर्न बज रहे होंगे, प्रदूषण होगा, लेकिन फोन की स्क्रीन पर वो एक परफेक्ट भारत का बचाव कर रहे थे। एग्जैक्टली। एक तरफ 5000 साल पुराना गौरव है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की वो नागरिक असलियत है जिससे कोई बच नहीं सकता। सही कहा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला वो ये था कि लोगों ने कूटनीति का तरीका ही बदल दिया। वो कैसे? मतलब पहले के समय में अगर कोई विदेशी नेता ऐसा कुछ कहता तो प्रतिक्रिया क्या होती? विदेश मंत्रालय एक कड़े शब्दों वाला लेटर ड्राफ्ट करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, राजदूतों को बुलाया जाता। हाँ, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल युग में आम नागरिक ने तय किया कि वो विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान का इंतजार नहीं करेगा। हाँ, जनता ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। एकदम। उन्होंने कहा लेटर वेटर छोड़ो यार, हम सीधा निपटेंगे। और उन्होंने अपनी फ्री स्पीच को पूरे देसी स्वाद के साथ इस्तेमाल किया। और निशाना सीधा मारे लागो पर था। हाँ, सीधा निशाना साधा गया ट्रंप के मशहूर मारे लागो रिजॉर्ट पर। किसी ने ट्वीट किया कि मारे लागो खुद एक बड़ा हेल होल है। और वो गोल्फ कोर्स वाला मीम तो बहुत वायरल हुआ था। अरे हाँ, जिसमें दावा किया गया कि उनके गोल्फ कोर्स में राजस्थान के रेगिस्तान से भी ज्यादा रेत है। बिल्कुल। और सबसे जबरदस्त वो टिप्पणी थी जिसमें कहा गया कि वहां मिलने वाला स्टेक किसी हाईवे के ढाबे वाले भैंस के मांस से भी ज्यादा सख्त और बेस्वाद है। मतलब ये पूरी तरह से गली मोहल्ले वाली टू हेल होल मैं हेल होल की लड़ाई बन गई थी। ये जो तरीका है ना, ये एक ऐसा हमला है जिसका कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक सेंटर नहीं है। हाँ, पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल। हर आम आदमी अपने फोन से इस जंग में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का जवाब अब निंदा प्रस्तावों से नहीं दिया जा रहा, तो फिर किससे दिया जा रहा है? बल्कि व्यंग,
इंटरनेट ट्रोल्स और उस तकनीक से दिया जा रहा है जिसे हम व्हाटअबाउटिज्म कहते हैं। व्हाटअबाउटिज्म? हाँ, मतलब हम तो हैं ही, लेकिन तुम्हारा क्या? ये आम लोगों का भू राजनीतिक विमर्श में सीधे तौर पर बिना किसी फिल्टर के घुसपैठ करना है। इस अनफिल्टर्ड माहौल को देखकर मुझे लगता है कि इंटरनेट पर जो फ्री स्पीच है ना, वो एक बिना स्पीड लिमिट वाले 6 लेन हाईवे की तरह हो गई है। बहुत सही तुलना है ये। है ना? कोई नियम नहीं है, हर कोई बस अपनी पूरी ताकत से हॉर्न बजा रहा है और गाड़ी दौड़ा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और ग्रुप था। हाँ, इस पूरे शोर शराबे के बीच ब्लॉग पोस्ट में एक बहुत ही खास और छोटे से समूह का जिक्र है। लेखक इन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दुर्लभ बुद्धिजीवी कहता है। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे राष्ट्रवाद और मीम वॉर से खुद को बिल्कुल अलग रखा। एकदम कट ऑफ कर लिया खुद को। बिल्कुल। उन्होंने गहरी सांस ली और एक एकदम अलग और शायद सबसे ज्यादा यथार्थवादी निष्कर्ष निकाला। हाँ, उनका मानना था कि शायद ट्रम्प किसी जियोपॉलिटिक्स या ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर ही नहीं रहे थे। तो किसकी बात कर रहे थे? वो तो असल में बैंगलोर के मॉनसून और वहां के जानलेवा गड्ढों की बात कर रहे थे। अरे हाँ, वो ज़ेन अंकल वाला पोस्ट। एग्जैक्टली। व्लॉग में एक ज़ेन अंकल के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र है। उस अंकल ने लिखा था कि चीन और अमेरिका को भूल जाओ यार, पहले सिल्क बोर्ड से व्हाइट फील्ड तक की सड़क ठीक करो, उसके बाद हम सुपर पावर होने पर बहस कर सकते हैं। ये बहुत ही ग्राउंडेड बात थी। और मजे की बात यह है कि ये पोस्ट कोई बहुत वायरल नहीं हुई थी। इसे केवल कैब ड्राइवरों से 3 लाइक मिले और 17 फॉरवर्ड हुए। लेकिन ये एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली सच्चाई को सामने लाती है। बिल्कुल। वो ज़ेन अंकल असल में उस आम नागरिक की आवाज है जो रोजमर्रा की व्यवस्था से हार चुका है। जब वो अपनी पोस्ट लिखता है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में क्या कहा जा रहा है। उसे अपनी परेशानी से मतलब है। हाँ, वो बस ये चाहता है कि उसकी गाड़ी का सस्पेंशन रोज-रोज खराब ना हो। लेकिन देखिए, यहीं पर आकर मैं सच में अटक जाती हूँ। मुझे एक बात समझाइए, ये दोगलापन क्यों है? आप किस दोगलेपन की बात कर रही हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति विदेशी मंच पर या किसी बाहरी इंसान के सामने अपने देश का एकदम कट्टर बचाव करता है, वो ट्रम्प से ट्विटर पे भिड़ जाएगा। हाँ, वो तो हमने देखा। लेकिन जैसी बात उसके अपने शहर के गड्ढों की या बारिश में डूबती सड़कों की आती है, तो वो अचानक से कहता है, हाँ भाई सही तो कह रहा था वो, ये जगह तो सच में नर्क है। मतलब एक ही इंसान ट्विटर पर देशभक्त है और अपनी गाड़ी का सस्पेंशन टूटने पर उसी हेल होल वाले बयान को सही ठहरा रहा है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सच कहूं तो ये कोई दोगलापन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये इंसानी पहचान की एक बहुत स्वाभाविक जटिलता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी 2 तरह की पहचान होती है। एक होती है देश की बड़ी छवि, हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है। जब कोई बाहरी व्यक्ति इस बड़ी छवि पर हमला करता है तो हमारे अंदर का वो सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है जो हमें एक समूह के रूप में जोड़े रखता है। मतलब हम सब एक हो जाते? बिल्कुल। हम तुरंत अपनी कमियों को छिपाकर अपने इतिहास और संस्कृति को आगे कर देते हैं। ये एक स्वाभाविक अस वर्सेस देम यानी हम बनाम वो की भावना है। अच्छा, मतलब जब बाहर वाला बोलता है तो हम सब एक टीम बन जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी एक दूसरी पहचान भी है, हमारी रोजमर्रा की असलियत। वो सड़क और गड्ढे वाली असलियत। हाँ, एक आम नागरिक के तौर पर जब आप टैक्स देते हैं और फिर भी आपको टूटी हुई सड़कें मिलती हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत हताशा बन जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है। इसलिए जब बाहर वाला बेइज्जती करता है तो आप देश का बचाव करते हैं, लेकिन जब आप अपने ही सिस्टम से जूझ रहे होते हैं तो आप उस हताशा को बाहर निकालते हैं। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह 100% सच हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। एक तरफ सभ्यता का गौरव है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जद्दोजहद है। क्या बात है! मतलब एक तरफ हमारी 5000 साल की विरासत है और दूसरी तरफ हमारी गाड़ी का टूटा हुआ बम्पर है। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें एक ही इंसान के दिमाग में एक साथ रह सकती हैं। ये विश्लेषण सच में कमाल का है। लेकिन चलिए इस पूरी कहानी के सबसे लाउड और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी हमारे न्यूज़ चैनल्स। हाँ, क्योंकि कोई भी देसी तमाशा तब तक पूरा नहीं होता जब तक टीवी मीडिया उसमें कूद न पड़े। ओहो, मीडिया की एंट्री तो इस पूरी घटना का सबसे अहम मोड़ थी। एकदम। जब कोई ऐसा मुद्दा सोशल मीडिया से उठकर प्राइम टाइम न्यूज के स्टूडियो में पहुंचता है तो उसका रूप ही बदल जाता है। ब्लॉग में बताया गया है कि टीवी डिबेट्स इतनी जल्दी सेट की गई कि स्विगी से बिरयानी की डिलीवरी भी उसके सामने कछुए की चाल जैसी लगे। हाँ। और एंकरों का वो चिल्लाना और पैनल में बैठे लोगों का हर एक शब्द का ऐसा पोस्टमार्टम करना जैसे वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। वो तो उनका रोज का काम है। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा फनी लगी वो था एक पैनलिस्ट का वो गजब का तर्क। हाँ, वो IIT वाला। हाँ, उस सज्जन ने नेशनल टीवी पर बैठकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा
कि ट्रंप वास्तव में भारत का अपमान कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तो असल में हमारी तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि ट्रंप हमारी सहन शक्ति और हमारी प्रतिभा की तारीफ कर रहे थे। हाँ, वो तर्क तो मीडिया स्टडीज में पढ़ाने लायक है। एकदम। उस पैनलिस्ट का लॉजिक था, सोचिए, केवल एक सच्चा हेल होल ही इतने सारे शानदार आईआईटीएंस और डॉक्टर्स पैदा कर सकता है जो आज पूरे अमेरिका की इकोनॉमी को चला रहे हैं। वाह, क्या बात है। मतलब उस इंसान ने एक डायरेक्ट गाली को लिया, उसे वॉशिंग मशीन में डाला, राष्ट्रवाद का पाउडर मिलाया और उसे एक अजीब से मेडल में बदलकर पहन लिया। इसे ही तो स्पिन कहते हैं। ये टैलेंट केवल हमारे भारतीय टेलीविजन पर ही मिल सकता है यार। बिल्कुल, इसे राजनीतिक और मीडिया की भाषा में क्लासिक स्पिन कहते हैं। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे मीडिया किसी भी आम सी बेतुकी घटना को लेकर उसे एक बहुत बड़े नैरेटिव या आख्यान में बदल सकता है। उन्होंने पूरा नैरेटिव ही पलट दिया। हाँ, उन्होंने उस अपमान को डायस्पोरा की सफलता और भारत की सॉफ्ट पावर की कहानी बना दिया। और इसके नतीजे क्या हुए? नतीजे बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। हाँ, ब्लॉग पोस्ट बड़ी बारीकी से बताता है कि सप्ताह के अंत तक क्या-क्या हो चुका था। इस एक छोटे से बयान से 17 अलग-अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले चुकी थी। 17? हाँ, लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल एजेंडा है। बॉलीवुड के राइटर्स ने शायद 3 अलग-अलग स्क्रिप्ट्स रजिस्टर करवा ली होंगी। और न्यूज़ चैनल्स का हाल तो और भी बुरा था। अरे हाँ, और तो और जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई का एक ऐसा मोनोलॉग टीवी पर आया जिसने जनता को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल मुद्दा क्या है, बस शोर मच रहा था। असल में वो पूरा मीडिया परिदृश्य एक इको चैम्बर बन गया था। इको चैम्बर? हाँ, एक ऐसी जगह जहां केवल अपनी ही आवाज गूंजती है और मूल तथ्य उस शोर में कहीं दब कर रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को जरा दूर से देखें तो ये मीडिया आम नागरिक और कूटनीति के बीच एक नए तरह के रिश्ते को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरे इंटरनेट और मीडिया के तमाशे का अर्क निकालें तो बात कहाँ आकर रुकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, क्योंकि इस ब्लॉग पोस्ट से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि भारतीयों की अपमान सहने की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल सही। हम दुनिया में शायद वो अनोखी प्रजाति हैं जो किसी भी तरह के अपमान को पकड़ सकती है, उसे अपने ही ब्रांड की ह्यूमर में लपेट सकती है, उसमें थोड़ा आत्म मजाक यानी खुद को ही रोस्ट करने का तड़का लगा सकती है। हाँ, और फिर उसे गर्मा गर्म वापस सर्व कर सकती है, एकदम एक्स्ट्रा बटर वाले वड़ा पाव की तरफ। सही कहा। ट्रंप भले ही अपने रिजॉर्ट में बैठकर दुनिया के बारे में कोई भी राय बनाए, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने यह साबित कर दिया कि हम अपने हेल होल को लेकर एक बहुत ही अजीब सा मालिकाना हक रखते हैं। मालिकाना हक मतलब ओनरशिप। हाँ, हम इसकी बुराई कर सकते हैं लेकिन कोई और नहीं। और अगर कोई और करेगा तो हम उसे ऐसा रोस्ट करेंगे कि वो अपनी बात भूल जाएगा। बिल्कुल। और अंततः ये घटना केवल एक राजनेता के अजीब से बयान के बारे में नहीं रह गई। तो ये क्या बन गई? यह कूटनीति, डिजिटल कल्चर और उस बेहद खास देसी ह्यूमर के संगम का एक शानदार केस स्टडी बन गई। यह दिखाती है कि एक समाज के रूप में हम कितने लचीले हैं। हमारी रेजिलियंस। हाँ, शायद केवल हम ही अपनी कमियों का इतने खुले तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मजाक उड़ा सकते हैं। हम उस स्विमिंग पूल जितने बड़े गड्ढे में फंसे हो सकते हैं, मॉनसून की बारिश में भीग रहे हो सकते हैं, हाँ, परेशान हो रहे हो सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेट पे पूरी शिद्दत से इस बात पर बहस करेंगे कि क्यों हमारा हेल होल चीन के हेल होल से लाख गुना बेहतर और ज्यादा लोकतांत्रिक है। अरे बाप रे, ये तो सच है। ये जो हास्य और लचीलापन है ना, हाँ, वही इस घटना को इतिहास में दर्ज करने लायक बनाता है। सच में ये पूरी कहानी एक रोलर कोस्टर की तरह थी। हमने देखा कि कैसे एक विदेशी बयान हमारे फोन की स्क्रीन से होते हुए, ट्रैफिक जैम से गुजरते हुए न्यूज रूम्स तक पहुंचता है और एक बिल्कुल ही नया रूप ले लेता है। एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है इसका। हाँ, और यहीं पर इस दिलचस्प चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। कोई भी आम इंसान अगर इस पूरी घटना को देखेगा तो वो सोचेगा कि क्या अब दुनिया सच में बदल चुकी है?
आज के समय में मीम्स, ट्रोल्स और सोशल मीडिया के ये जोक्स अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे तेज और धारदार हथियार बन गए हैं। तो क्या आने वाले कल में दुनिया भर के नेताओं और विदेश मंत्रालयों को अपनी सीरियस टीम के साथ-साथ एक सेंस ऑफ ह्यूमर डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। है ना? क्या भविष्य की वो पारंपरिक बंद कमरों में होने वाली कूटनीति, सूट बूट वाले वो डिप्लोमैट्स, क्या वो कभी इस इंटरनेट तमाशे की बेकाबू रफ्तार और इसके असर का मुकाबला कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के बाद हमारे सामने खड़ा है। खैर, आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। ये काफी मजेदार चर्चा रही। हाँ, एकदम। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।